हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम एंड एज़ यू नो हम मनी चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था इकोनॉमिक्स का। और उसके 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स में ना हम मोर देन 60% कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ये टॉपिक को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है सो दैट आपको लर्न करने में या समझने में इशू ना हो। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लास्ट वीडियोज़ में हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि शॉर्ट कमिंग्स या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या थे बार्टर सिस्टम के। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि मनी ने उन ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया है बेसिकली। ठीक है, तो देखो मनी ने उन ड्रॉबैक्स को, उन लिमिटेशंस को कैसे दूर किया है वो बताया हुआ है। नंबर 1, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। प्रॉब्लम थी ये वाली, ड्रॉबैक था ये वाला कि अगर उस टाइम पर क्या होता था बेसिकली कि एक ही टाइम पे 2 बंदे चाहिए जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सके। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी और ये प्रॉब्लम मनी की हेल्प से दूर होगी। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व द पार्टनर्स ड्रॉबैक ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मनी ने। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। उस टाइम पर कुछ भी चीज़ों को मापने का, मेज़र करने का कुछ था ही नहीं ना, कोई भी ऐसी चीज़ थी नहीं जिसमें हम माप सकें। लाइक जैसे अगर मान लो हम पूछें कि ये क्लॉथ कितने मीटर का है, तो ये उसकी मेजरिंग वैल्यू है। ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज़ है उसको लीटर में, कोई भी वेइंग चीज़ है तो उसको हम किलोग्राम में या ग्राम में मापते हैं। तो किसी भी चीज़ को वैल्यू लगाने के लिए कोई चीज़ थी नहीं उस टाइम पे, तो मनी के आने से ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इन बार्टर सिस्टम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर, सो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरिंग पावर ऑफ वैल्यू। हमने इसकी भी बात की थी कि स्टोर करना बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, राइट। अगर कोई भी चीज़ हमें स्टोर करनी है, लाइक वी हैव ऑलरेडी टेकन सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि उस टाइम पे अगर हमें कुछ भी अपनी वेल्थ को स्टोर करना है तो हमें इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी स्टोर करना पड़ेगा। बट कमोडिटीज़ की जैसे कि एक लाइफ होती है, वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो, ठीक है, जो खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अगर किसी का उस चीज़ का बिजनेस है तो वो कैसे स्टोर करेगा अपनी वेल्थ को। बट आफ्टर डिस्कवरिंग या इन्वेंटिंग द मनी, ये वाली प्रॉब्लम भी, ये वाला ड्रॉबैक भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेकिन डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट वाला पॉइंट भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि डेफर्ड पेमेंट क्या होती है। अब ये वाला जो प्रॉब्लम थी ये भी मनी के आने से ख़त्म हो गई, क्योंकि अब हमें ईएमआईज या इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना है किसी को या फ्यूचर पेमेंट्स को करनी है किसी को भी, तो हम वो कर सकते हैं आज। ठीक है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मनी। पहले हम फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट्स में ये सब चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इजीली हो गया है मनी के आने से, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, 4 पॉइंट्स, 4 ड्रॉबैक्स थे और ये चारों ड्रॉबैक्स मनी के आने से सॉर्ट आउट हो गया, राइट। नेक्स्ट, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। 1 मार्क, यू नो वेरी वेल कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल द 1 मार्क क्वेश्चन एज CBSE हैज़ changed its pattern of question paper. So 1 मार्क के जो भी क्वेश्चंस हैं दे आर लाइक आपको सारे कवर करने हैं, और अगर आप चैप्टर इन डेप्थ अच्छे से पढ़ोगे तो वो ऑब्वियसली बातें सारे कवर हो जाएंगे। बट कुछ हमने 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि व्हाट इज़ अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि फेस वैल्यू क्या होती है, जो कोई करेंसी के ऊपर लिखा जाता है कि हाँ ये इतने का है। जैसे 10 रुपये का कॉइन है या 10 रुपये का नोट है, उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो 10 इज़ इट्स फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, जिस मटेरियल से, जिस कमोडिटी को यूज़ करके बनाई गई है वो करेंसी, उस मटेरियल को, उसकी जो वैल्यू है उस कमोडिटी की, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। नंबर 3, टोकन मनी क्या होती है। टोकन मनी जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो उसको टोकन मनी कह देते हैं। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी वो पैसा जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है बेसिकली, ठीक है, RBI ने इशू किया हुआ है, ठीक है, और या हम इसको बोल सकते हैं करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके अंदर आता क्या क्या है, वो पैसा जो लोगों के पास है, वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स के पास है, ठीक है, और वो पैसा, नंबर 3 पॉइंट, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI।
जो देखो क्या होता है एक्चुअली, हम ये नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ेंगे इस पॉइंट को। कुछ पैसा ना कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम हाई पावर्ड मनी में या हमारी करेंसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के पास है पैसा वो। नंबर 2 वोल्ट कैश, जो कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है। थर्ड, जो कमर्शियल बैंक का पैसा कैश रिजर्व्स के रूप में आरबीआई के पास पड़ा है। तो ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, छुटकू मुटकू से ये वाले पॉइंट हैं और बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है? बैंक मनी रेफर्स टू मनी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जब भी आप डिमांड करोगे तो बैंक आपको उसी टाइम इंस्टेंटली दे देगा, जैसे करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है, ठीक है। अब ये करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट क्या आते हैं, ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है बैंकिंग उसमें और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे आई थिंक आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको पता ही होगा कि बैंक अकाउंट के अंदर दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स और करंट अकाउंट। सेविंग्स बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर के लिए खुलवाया जाता है, जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, हम जैसे तुम जैसे लोग वो करवाते हैं, और करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो पैसा होता है वो डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है उनको, क्योंकि जैसे ही हम डिमांड करते हैं तो बैंक हमें इंस्टेंटली उसी टाइम दे देता है। ऐसे होता है ना, अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में मान लो 30,000 पड़े, हम बोलते हैं हमें 4,000 चाहिए, तो इंस्टेंटली बैंक उसे निकाल के दे देता है हमें। ये तो नहीं कहता कि नहीं अभी 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, नहीं। तो ये वाला पैसे को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और ये वाला जो पैसा बैंक के अंदर रहता है, ठीक है, बैंक मनी रेफर्स टू मनी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो पैसा बैंक्स के पास पड़ा रहता है उसको बोलते हैं बैंक मनी, ठीक है। तो ये 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ टॉपिक है एक, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखो, लीगल टेंडर मनी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब आपको ये तो पता ही होगा ना लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया हुआ है कि हाँ इस करेंसी को हमें एज अ लीगल टेंडर ट्रीट करना है, हम इसको एज अ लीगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा करेंसी के रूप में, अगर हम मना नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लीगल टेंडर ना 2 तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इस पैसे को ना हम एक लिमिट तक पे कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म ऑफ मनी को हम एक लिमिट तक पे कर सकते हैं, मतलब आगे समझो, बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हम पे करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में, जैसे कि इस टॉपिक में बताई गई है, तो सामने वाला बंदा मना कर सकता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो और एक ही बारी में 1 शॉट में ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा का जो कॉइन्स है ना, इनको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब ये वाले पैसे के कॉइन्स ना आप सिर्फ 1,000 रुपये मैक्सिमम पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है, तो आप 4,000 कॉइन्स मैक्सिमम दे सकते हो किसी को भी, ठीक है, तभी उसके 1,000 रुपये बनेंगे। और अगर उससे ज़्यादा आप पे करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला मना कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको एग्जांपल से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। हाँ, अगर अब आप ये भी बोल सकते हो कि 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, ये वाले कॉइन्स तो आते ही नहीं है, तो ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर आप, ठीक है। ये जस्ट फॉर द नॉलेज, अगर 1 मार्क में पूछ लिया जाए कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है तो आप बता सको, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप आज इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, इस टाइम पे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इट डजेंट मीन कि उसने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है, ठीक है, वो अब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। इट इज़ बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ करेंसी जिसको आप एक लिमिटेड अमाउंट को पे करने में यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाले जो कॉइन्स है, जैसे 10 पैसे का कॉइन है मान लो, ठीक है, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 कॉइन्स ही दे सकते हो, क्योंकि 10,000 कॉइन्स ही 1,000 रुपये के बराबर बनेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा कॉइन्स नहीं दे सकते। 25 पैसे का कॉइन है तो 4,000 कॉइन्स दे सकते हो, क्योंकि वही आपके 1,000 रुपये बनेंगे, ठीक है। तो एक एक्सटेंट है, एक लिमिट बांध दी कि इतने अमाउंट को पेमेंट करने के लिए आप इसको इतने अमाउंट तक यूज़ कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसी का अपोजिट अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसको आप कितना भी पैसा आपको पे करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है, ठीक है, और वो 5 रुपये की कॉइन ना मान लो 1 लाख है, ठीक है,
तो आपको किसी को 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो आप वो 1 लाख कॉइन 5 रुपए वाले लेके जा सकते हो और वो 5 लाख की पेमेंट कर सकते हो, और सामने वाला बंदा 1 लाख के कॉइन को देख के मना नहीं करेगा कि इतने सारे कॉइन्स मैं नहीं लेता। ठीक है, कोई भी बंदा, बैंक हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, ठीक है, किसी वैसे आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी हो, कोई भी कैसे भी पेमेंट हो आप कर सकते हो, अनलिमिटेडली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो सामने वाला बंदा मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से, चाहे आपको कितना भी पैसा देना हो। आप बैंक में जाओ, आपके पास 1 लाख कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ वाले, ठीक है, तो आप जाके वो जमा करवाओगे तो बैंक वाला मना नहीं कर सकता कि 1 लाख कॉइन्स मैं नहीं लेता। चाहे आपको उसके लिए टेम्पो करके लेके जाना पड़े, रिक्शा करके लेके जानी पड़े, आप वो लेके जा सकते हो और कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसको आप जिस फॉर्म ऑफ करेंसी को आप कितना भी पेमेंट को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी कॉइन्स हैं 50 पैसे से ऊपर या फिर जितने भी नोट्स हैं वो हम कितने भी अमाउंट को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को 1 करोड़ की पेमेंट करनी है तो आप 10 रुपये वाले नोट भी दे सकते हो, सारे आपकी मर्जी है, और वो मना नहीं करेगा कि 10-10 रुपये वाले नोट मैं नहीं लेता। ठीक है, तो ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। और नॉन लीगल टेंडर, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया हुआ कि आपको इसको लीगल टेंडर के रूप में यूज़ ही करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, चेक्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल मनी है या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी है, आप उसको यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपकी मर्ज़ी है। गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली नहीं बोल रही है कि आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ा है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर, कि कोई बंदा किसी ने किसी से सामान लिया, परचेज़ किया, और उसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ठीक है, और सामने वाले ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, रख लिया, लेकिन वो उसकी मर्जी है, जो दे रहा है उसकी मर्जी है, जो ले रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज उसकी मर्जी है। अगर वो मना कर दे तो वो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि तू इसको ले। ठीक है, समझ में आया? तो ये होते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई क्या होता है, देखो, मनी सप्लाई इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बात करें कि इंडिया में मनी सप्लाई कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सारा पैसा, वो सारी करेंसी, वो सब, जो भी जितना भी पैसा इस टाइम लोगों के पास है, ठीक है, ध्यान से सुनना, हेल्ड बाय द पीपल, जितना भी पैसा लोगों के पास है बेसिकली, ठीक है, कंट्री का, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम पे जितना भी पैसा लोगों के पास है कंट्री में, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, और मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, ये भी हम एक वीडियो में, एक लेक्चर में कवर करेंगे, ये भी पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ मैं। स्टॉक मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो उसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, वो स्टॉक कंसेप्ट के अंडर आता है, राइट। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ऑन अ स्पेसिफिक डे। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम चेक करें कि लोगों के पास कितना पैसा है इस टाइम पूरे कंट्री के लोगों के पास, तो उसको बोलेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, मनी सप्लाई में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है उसे इंक्लूड नहीं करना है मनी सप्लाई में। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जो बैंकों में पैसा पड़ा है उसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज who demand money, not by those who supply money. सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम वो मनी को इंक्लूड करते हैं, वो पैसा जो लोगों के पास है। कौन लोग? जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं पैसा, वो इंस्टीट्यूट्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो संस्थाएं, वो सब चीज़ें हमें छोड़नी है जो मनी सप्लाई करने में हेल्पफुल हैं, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई, ये तो खुद मनी सप्लाई कर रहे हैं, है ना, और कमर्शियल बैंक भी इनकी हेल्प करते हैं मनी सप्लाई में, मनी सर्कुलेशन में, इकोनॉमी के अंदर। तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है और जो गवर्नमेंट या आरबीआई जो पैसा मार्केट में जो इन लोगों के पास पैसा पड़ा है, उनको हमें
एक्सक्लूड करना है, ठीक है, फुल्ली एक्सक्लूड करना है जो गवर्नमेंट और आरबीआई के पास पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास क्या पैसा है, क्योंकि ये सप्लायर है मनी के, ठीक है, उनको छोड़ के जो डिमांड कर रहे हैं मनी की, जैसे कि जितने भी लोग हैं कंट्री के अंदर उनके पास जो पैसा है वो पैसे को हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और बहुत ही बारीक और छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, 2 कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई के, कौन कौन से हैं? करेंसी हेल्ड बाय विद द पब्लिक, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय या विद द पब्लिक, और डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं लोगों की, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट हमने ऊपर वाले भी पढ़ा था कि क्या होते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के, ठीक है। ये 1 मार्क में बेसिकली पूछा जाता है कि बताओ कंपोनेंट्स क्या क्या है मनी सप्लाई के, तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करना है उसके कुछ रूल्स बताए हुए हैं, कुछ उसको कैटेगराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब वो क्या है देखो, आरबीआई क्लासिफाइड द सप्लाई ऑफ मनी इनटू फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म्स, या मनी सप्लाई हैज़ द फॉलोइंग 4 डिफरेंट मेजर्स, 4 मेजर्स में उसको क्लासीफाई किया हुआ आरबीआई ने, ठीक है। किसको? मनी सप्लाई के मेजर्स को। मनी सप्लाई के मेजर्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में, क्वांटिफाई करने में कि कितना अमाउंट ऑफ पैसा सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। और उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उन 4 कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं M1, M2, M3 और M4, ठीक है। M1 आपके सिलेबस में है, M2, M3, M4 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट स्टिल हम उसको सिर्फ रीड कर लेंगे ताकि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लिया जाए तो हम आंसर कर सकें। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि बताओ, जैसे MCQs में आ गया आपको कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नैरो मनी, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रॉड मनी, और नीचे ऑप्शन दे दिया M1, M2, M3 और M4। तो M1 और M2 आते हैं नैरो मनी में और M3 और M4 आते हैं ब्रॉड मनी में, ठीक है। तो इस तरीके से 1 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको एक बार रीड ज़रूर करेंगे, बट हाँ कुछ डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब M1 क्या होता है? अगर M1 की बात करें तो M1 के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के पास पैसा है उसको C से डिनोट किया गया है, ठीक है। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी हमने पढ़ा था अभी। डिमांड डिपॉजिट्स मीन जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास पड़ा हुआ है, कौन से अकाउंट में? सेविंग्स अकाउंट में और करंट अकाउंट में, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट मैंने बताया था जो हाउस होल्ड सेक्टर इंडिविजुअल्स खुलवाते हैं, कमर्शियल जो भी होते हैं या बिजनेसमैन जो होते हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस मनी कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड, जब भी आप चाहोगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो, तो इसीलिए इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। और चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। और C और DD हो गया। और OD क्या है फिर? OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। RBI के पास जो दूसरे डिपॉजिट्स जमा है, ठीक है, वो पैसा नहीं लेना है जो वो करेंसी को सप्लाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देखो क्या क्या इसके अंदर हमें नहीं लेना है। OD में हमें क्या नहीं लेना है? डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद RBI, जो गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास पड़ा है उसको हमें एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और डिपॉजिट्स ऑफ द करंट कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक है, उनका पैसा जो RBI के पास पड़ा है, ठीक है, इसको भी हमें एक्सक्लूड करना है। तो हमें इंक्लूड क्या करना है? इंक्लूड हमें करना है OD इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI, जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना उनका पैसा जो RBI के पास पड़ा है उसको हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे कि IDBI है, ठीक है। IDBI क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाए गए, ठीक है, वो है ये, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। और SIDBI है, NABARD है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। इनका जो पैसा RBI के पास है वो इंक्लूड करना है, बैंक्स का पैसा जो RBI के पास है वो इंक्लूड नहीं करना है। और हमें क्या इंक्लूड करना है? डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद RBI, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनका पैसा जो RBI के पास पड़ा है वो इंक्लूड करना है। और डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड
ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स विद द आरबीआई। दूसरे कंट्रीज है ना, जो दूसरे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, उनका अगर पैसा हमारे पास पड़ा है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स बोल सकते हैं जिसको, फॉरेक्स, ठीक है, वो पैसा उसको इंक्लूड करना है। तो ये 3 चीज़ें आएंगी किसके अंदर, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के अंदर। और 2 चीज़ें जो हमें छोड़नी है वो कौन सी, जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है और जो बैंकिंग सिस्टम हमारे देश के जो बैंक्स हैं उनका पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है वो हमें छोड़ देना है, ठीक है। और ये 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका पैसा, ठीक है, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका पैसा, ठीक है, और जो दूसरे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक से या दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट का जो पैसा है वो हमारे पास अगर पड़ा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डीडी डिमांडेबल डिपॉजिट्स, और सी करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, ये तीनों चीज़ें अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास M1 आ जाएगा, दैट इज़ नैरो मनी, ठीक है। अब M2 क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें, ठीक है, M2 क्या है, M2 में M1 वाली सारी चीज़ें प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो आजकल क्या होता है बेसिकली, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो और उसको बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, पैसे निकलवा सकते हो, जमा करा सकते हो, ठीक है। तो वो वाला पैसा अगर हम M1 के साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर M2 कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है, ये वाला मेजर बन जाएगा फिर। और M3 क्या है, M3 के अंदर अगर हम M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स बैंक के जो है वो जोड़ देंगे M1 के साथ, तो M3 बन जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जो एफडी वगैरह आप करवाते हो, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने पैसा जमा करा दिया बैंक के अंदर, अब वो उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बिफोर मेच्योरिटी ऑफ दैट टेन्योर आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो वाला पैसा अगर M1 के साथ जोड़ देंगे तो M3 कहलाएगा। अब समझ में आया नैरो क्यों है और ब्रॉड क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पैसा है ना टाइम डिपॉजिट्स, ये एकदम से आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रॉड कंसेप्ट में रखा है। और M4 क्या है, M4 के अंदर M3 लेना है हमने, M3 के अंदर ऑब्वियसली बात है M1 भी है और ये वाली चीज़ भी है टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो M3 के अंदर अगर हम टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस प्लस कर देंगे, ठीक है, तो M4 बन जाएगा। बेसिकली आप देख रहे हो M4 के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है, M4 के अंदर क्या आ गया, सब कुछ, इसलिए इसको क्या बोला है, ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है, सब कुछ। बस इसमें ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट छोड़ देने हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, बेसिकली ये ना पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है, ठीक है। ये कुछ सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जो ये इशू किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है, और लोग इनको ख़रीद सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है उनकी, कुछ टाइम के बाद उनको विद इंटरेस्ट या विद कुछ % रिटर्न्स के साथ पैसे मिल जाते हैं। तो ये अगर हम छोड़ दें सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और बाकी सारी चीज़ें प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, M4 बन जाएगा, राइट। तो ये लास्ट टॉपिक था जो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है ना, कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर इंक्लूड की हैं, वो हैं हॉट्स मीन्स गरम, नहीं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि विच मॉनेटरी सिस्टम डज इंडिया फॉलो टू प्रिंट करेंसी, वो कौन सा सिस्टम है जिसको इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई फॉलो करती है करेंसी को प्रिंट करने के लिए, कैसे करेंसी प्रिंट की जाती है आज के टाइम में, तो वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर गवर्नमेंट को ना 200 करोड़ के, ठीक है, जो आरबीआई है उसको 200 करोड़ के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। और वो रिजर्व्स किस फॉर्म में होते हैं, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़, ठीक है, गोल्ड की फॉर्म में और फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर इन 200 करोड़ में से कम जो गोल्ड की वैल्यू है वो 115 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। 24/7 इतना गोल्ड गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, ज़्यादा हो सकता है अच्छी बात है, मिनिमम इतना पैसा होना चाहिए। और टोटल 200 करोड़ की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर गोल्ड आ गया 115 करोड़ का, और बाकी हम ले सकते हैं फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज, ठीक है, या ये वाला जो टोटल मिला के ज़्यादा होगा अच्छी बात है। मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व्स हमारे पास होने चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, वो करेंसी को, नोट्स को प्रिंट कर सकती है, ठीक है। और इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है, 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स इशू करते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है वो सारे के सारे, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से सुनना। आरबीआई है वो 1 रुपये के नोट से ऊपर वाली करेंसी इशू करती है। 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल सप्लाई ऑफ मनी।
आइडियल सप्लाई ऑफ मनी, भाई कितना पैसा गवर्नमेंट को या आरबीआई को प्रिंट करना चाहिए देश के अंदर, कितनी सप्लाई रखनी चाहिए मनी की, तो उसको हम आइडियल सप्लाई बोलेंगे अगर वो सही सप्लाई है। तो उसका कैसे पता लगेगा हमें आइडियल सप्लाई का? आइडियल सप्लाई is that amount of money supply which keeps the total purchasing power in a state of balance with the supply of goods and service in the economy so that the economy does not slip into the inflationary or deflationary situations। देखो इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। अगर मान लो पूरे देश में सिर्फ 100 एप्पल्स हैं, ठीक है, और हमारे देश में जो लोग हैं मान लो वो 100 लोग हैं, ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर गवर्नमेंट 100 लोगों को एक एक रुपया दे दे, ठीक है, और बोले कि ठीक है 100 रुपीज़ टोटल वो करेंसी प्रिंट कर दे, 100 रुपीज़ की टोटल करेंसी इंडिया में अवेलेबल है, तो इससे ना हमें ये समझ में आता है कि वो 100 रुपीज़ 100 एप्पल्स को ख़रीदने में यूज़ किए जा सकते हैं, तो एक एप्पल की वैल्यू 1 रुपया होगी, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ना उसको ज़्यादा नोट प्रिंट कर दे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करे, ज़्यादा नोट ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दे, मान लो 100 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रिंट कर दे, ठीक है। अब एप्पल्स तो 100 ही है ना, अब एक एप्पल कितने का मिलेगा? 10 रुपये का। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने से लोग या इकोनॉमी अमीर नहीं हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इसीलिए ज़्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी नहीं प्रिंट कर सकती, करेगी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार एक कंट्री ही थी वेनेजुएला, उसने ऐसा किया था, उसने बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट कर दिए थे, आप गूगल करना आपको पता लगेगा। उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर ना इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई थी, उसको ना हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, इतने ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, मतलब आप ये लगा लो कि 1 रुपये वाली चीज़ हज़ारों रुपये की मिलने लग गई थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर दे, तो इसीलिए गवर्नमेंट को गुड्स और सर्विसेज और क्या रिसोर्सेज हैं उन सबको ध्यान में रख के ही प्रिंट करना होता है करेंसी को, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हो सकता है 1 मार्क में पूछा जाए या हो सकता है ना भी आए आपके एग्ज़ाम में, बट ये वाली जो नॉलेज आपको मिली है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, जो कि इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके एग्ज़ाम से, ये कोई पूछा नहीं जाने वाला है, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला हुआ है फॉर टू गेट सम नॉलेज, ठीक है, कि मनी जो थी वो हुई कैसे, इवॉल्व कैसे हुई। जैसे कि मैंने ना वीडियो के लेक्चर में आपको प्रॉमिस किया था हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैंने एक ही डाला था कि इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ये आई, ठीक है, जब ये चीज़ थी नहीं तो कैसे इवॉल्व हुई है। इवोल्यूशन मनी कैसे हुआ, देखो स्टार्टिंग में ना बार्टर सिस्टम था। इन ओल्डर डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, मनी तो थी ही नहीं। अराउंड 700 BC के टाइम पे फर्स्ट ऑफिशियल करेंसी मिंटेड बाय किंग अलियात्स ऑफ लाइडिया इन मॉडर्न डे टर्की। एक राजा था, ठीक है, उसका नाम क्या था, अलियात्स, उसने, और वो कहाँ का राजा था, लाइडिया का, जो आज प्रेजेंट टाइम में कंट्री है ना टर्की, ठीक है, उस टाइम पे उसका नाम लाइडिया था और उसका किंग था अलियात्स। उसने सबसे पहले करेंसी को इवॉल्व किया, करेंसी को बनाया, ठीक है, और वो टाइम किस टाइम की बात थी, ये 700 BC के टाइम की, और तब से लेके आज तक फिर धीरे धीरे करेंसी इवॉल्व होगी। सबसे पहले कॉइन्स आए थे गोल्ड और सिल्वर के, ठीक है, फिर कुछ मेटल्स को यूज़ करके करेंसी बनाने लग गए, फिर अब धीरे धीरे पेपर मनी आ गई, फिर उसके बाद आज के जो ज़माना है वो तो प्लास्टिक मनी या ई मनी का है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक मनी क्योंकि हम कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं अब तो हर जगह, और ई मनी मीन्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं, पेटीएम वगैरह, तो ये सब मनी का आजकल ट्रेंड है, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे धीरे धीरे करके मनी कहाँ से लेके कहाँ तक इवॉल्व होती चली गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो ये आज का लास्ट और फाइनल लेक्चर था। थैंक यू सो मच।